हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम देख रहे हैं यूपी टीईटी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल और उनकी व्याख्या। तो हमने 2011 और 2013 के प्रश्न पत्र की व्याख्या हमने कर ली थी और आज हम 2014 के प्रश्न पत्र की, जिसमें हिंदी के प्रश्नों का हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार 2011 और 2013 के प्रश्न पत्र से 2014 का प्रश्न पत्र किस प्रकार भिन्न है, यह सब हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। होता क्या है कि जब आप इन प्रश्न पत्रों को, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो इससे आपको प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार परीक्षा में परिवर्तन आ रहा है, किस प्रकार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के स्तर में परिवर्तन आ रहा है। यह आपको सबसे पहले पता चलता है। आप परीक्षा का मूड समझ पाते हैं। कहने का आशय जो है कि आप परीक्षा का मूड अच्छे से समझ पाते हैं और अगर आप परीक्षा के मूड को समझ गए तो आपसे प्रश्न कभी भी बिना हल हुए जाएगा ही नहीं। आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। क्यों? काहे कि आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे। और दूसरी बात यह होती है कि कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और यूपी टीईटी में खासकर 2, 3, 4 क्वेश्चन तो प्रत्येक वर्ष आपके रिपीट होते हैं। तो अगर आपने विगत वर्षों के प्रश्नों को हल किया है तो आपके 4 नंबर, 3 नंबर तो कम से कम सही ही हो जाएंगे। यहाँ पर यह सुनिश्चित कर लीजिए। तो हम इस वजह से यहाँ पर अपने प्रश्न पत्र को, यहाँ पर हिंदी के प्रश्नों को यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये मैं जो 2-3 नंबर बता रहा हूँ, प्रत्येक पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चंस जो है आपके रिपीट किए जाते हैं। हिंदी में 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस कभी कभी यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। तो प्रत्येक पेपर में आपके प्रत्येक विषय में आपके जो है ये 3-3, 4-4 नंबर ऐड हो जाएंगे बिना किसी आपके अलग से मेहनत के। और इस वजह से यह देखना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज जो हम देख रहे हैं 2014 के प्रश्नों को यहाँ पर हिंदी के यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। एक बात और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाकर कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से खुद को इनरोल कर लें, जिससे आप जो है यहाँ पर परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स की टीम जो है आपके लिए तत्पर है, हमेशा आपके मदद के लिए। आप ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 2014 के प्रश्न पत्र को। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द के बारे में आपसे पूछा गया है, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर होता है जिसको हाइब्रिड कहते हैं अंग्रेजी में। संकर शब्द को अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं। आपने हाइब्रिड कहने से ही समझ लिया होगा कि हाइब्रिड आपने ज़्यादातर बीज के लिए इस्तेमाल किए हैं। आप हाइब्रिड बीज बोते हैं अपने खेतों में। अगर आप खेती किसानी से जुड़े हैं तो आपको ये बात पता होगी। वहाँ होता क्या है, 2 किस्मों के बीजों को, यहाँ पर 2 प्रजातियों के बीजों को आपस में मिलाकर एक विकसित प्रजाति बनाई जाती है जिसको हम संकर बीज कहते हैं या फिर हाइब्रिड बीज कहते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से 2 भाषा के शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनाया जाता है तो उसको हम संकर शब्द बोलते हैं या फिर हाइब्रिड वर्ड बोलते हैं या फिर संकर शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में कहाँ है? 2 भाषा के शब्दों से मिलाकर बना हुआ शब्द जो है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? हाइब्रिड शब्द, संकर शब्द कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी सही हो जाएगा कि 2 भाषा के शब्दों से जो शब्द बनता है वह क्या होता है? संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि ग्रामीण भाषा का जो शब्द होता है उसको हम देशज शब्द कहते हैं। देशज, ग्रामीण भाषा के शब्द के लिए देशज शब्द का प्रयोग होता है, यहाँ देशज शब्द होता है। और संस्कृत भाषा के शब्द के लिए यहाँ पर तत्सम शब्द का प्रयोग होता है। तत्सम यानी कि उसकी तरह, संस्कृत की तरह। यहाँ संस्कृत भाषा का जो शब्द है वह जो है तत्सम कहलाता है और उसी का बिगड़ा हुआ रूप जो है वह क्या कहलाता है? तत्भव कहलाता है। तत्भव क्या होता है? तत्भव कहलाता है। जैसे दुग्ध होता है वह तत्सम है, संस्कृत का शब्द है दुग्ध, यहाँ पर दुग्ध कह दिया तो यह क्या हो गया? संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। लेकिन
तद्भव में इसका क्या अर्थ हो जाता है? दूध कह देते हैं इसको। क्या कहते हैं? दूध कहते हैं इसको तद्भव में। तो कुल मिला जुला कर आपको समझ में आ रहा है ना कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको तत्सम कहते हैं, ग्रामीण भाषा के शब्दों क्या बोलते हैं हम? देशज बोलते हैं। और संकर शब्द किसको बोलते हैं? दो भाषाओं से जो शब्द बनता है वह जो है संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी कह दिया, मोटर गाड़ी कह दिया, ये सब क्या है? तद्भव जो है संकर शब्द कहलाते हैं। रेल यहाँ पर अंग्रेजी का है और गाड़ी जो है हिंदी का हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? संकर शब्द हो जाएगा। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, ये सारे जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे? संकर शब्द हो जाएंगे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वह है सुत शब्द का शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? कौन सा प्रत्यय आपको लगाना होगा? तो सुत में सुत का जो अर्थ होता है वह पहले जान लेते हैं। सुत का मतलब होता है पुत्र, और सुता जो होता है पुत्री के लिए प्रयोग होता है। पुत्री के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? सुता शब्द प्रयोग होता है, सुता। तो यहां पर सुत में कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय लगा है। यहां पर आ प्रत्यय लगने से यह क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीवाचक हो गया। सुत में आ प्रत्यय लगा देने से क्या हो गया? यह स्त्रीवाचक हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे आत्मज में आ प्रत्यय लगा देने से आत्मजा हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है, इसी प्रकार सुत में आ प्रत्यय लगा देने से वह क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है, स्त्रीवाचक शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना। हमारा शब्द है नाक का बाल होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का बाल होने का अर्थ है कि अधिक प्रिय होना। जब कोई वस्तु बहुत अधिक प्रिय होती है तो उसके लिए नाक का बाल मुहावरे का प्रयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब जो अगला प्रश्न है वह है अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, ये आपको पता ही है। तो पहला ऑप्शन तो है, पर्यायवाची है। अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या है? घोड़ा। और अश्व शब्द के लिए, घोड़े के लिए ही घोटक शब्द का भी प्रयोग होता है, हय शब्द का भी प्रयोग होता है। और एक और शब्द है तुरंग। यहां पर तुरंग शब्द का भी प्रयोग होता है। किसके लिए? अश्व के लिए। घोड़े के लिए क्या प्रयोग होता है? तुरंग शब्द। लेकिन कटक जो है वह घोड़े के लिए प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों कटक जो होता है ना, वह सोने के कड़े को बोलते हैं, जो पैरों में पहना जाता है एक कड़ा, उसको क्या बोलते हैं? कटक बोलते हैं। और पहाड़ी जो होती है उसको भी कटक बोलते हैं। जैसे एक पहाड़ी, आपने पहाड़ियों को ऐसे देखा होगा ना, ये ऐसे एक पहाड़ी है जो ऊंची सी है, और एक लंबी, मतलब ये पूरी लंबी सी पहाड़ी होती है। जो यहाँ पर ये ढाल है उस पहाड़ी का दोनों तरफ, ये दोनों तरफ का ढाल है, ये ढाल है पहाड़ी का। तो यह जो बीच का हिस्सा होता है ना, इसको भी कटक बोला जाता है। जो ऊपर ये जो नुकीला सा, ऊपर से लंबा सा पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा, उसको क्या बोलते हैं हम? कटक बोलते हैं। इसको भी यहाँ पर कटक बोला जाता है, भूगोल में इसको कटक बोलते हैं। तो हमने देख लिया क्या यहाँ पर? अश्व के पर्यायवाची को देख लिया हमने यहाँ पर। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वह क्या है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? उसके लिए यायावर शब्द का प्रयोग होता है। किस शब्द का प्रयोग होगा? यायावर शब्द का उसके लिए प्रयोग होता है। जो एक जगह पर ना रुके वह यायावर कहलाता है। घूमने वाला, कहने का आशय है कि वह घूमने वाला, जो घूमता हो उसको क्या बोलते हैं? हम यायावर बोलते हैं। अस्थिर, जो स्थिर ना हो उसको क्या बोलते हैं? अस्थिर। जिसको डिगाया ना जा सके, जिसको हटाया ना जा सके, वह अडिग कहलाता है। अडिग कहलाता है वो। गतिशील मतलब जो गति में हो, जो चलता रहे, निरंतर चलता रहे, वह क्या कहलाता है? गतिशील कहलाता है। तो हमने इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर समझ लिया है। उससे अतिरिक्त विकल्पों में भी जो प्रश्न बन सकते थे उनको भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो एक प्रश्न में कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके यहाँ पर हल हो जा रहे हैं, 2 या 3 प्रश्न यहाँ पर आप कर ले जा रहे हैं। तो परीक्षा में ये सारे के सारे प्रश्न जो विकल्पों से बन रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वह देखिए, यहाँ पे साहित्य का प्रश्न आ गया। यहाँ पर साहित्य का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसकी रचयिता कौन है? आपसे यह पूछा जा रहा है। देख रहे हैं ना, साहित्य के प्रश्नों में भी दिन प्रतिदिन यहाँ पर परिवर्तन, इनके भी स्तर में परिवर्तन हो रहा है। यह भी थोड़े से टफ पूछे जा रहे हैं। हिंदी के साहित्य के जो प्रश्न 2011 में तो साहित्य पूछा नहीं गया,
2013 में आपसे साहित्य के प्रश्न पूछे गए और 2014 में भी साहित्य के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ने इसको लिखा था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी कविता जो है किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह क्रांतिकारी भी थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अपनी कलम के माध्यम से लोगों को जगाने का भरपूर प्रयास इन्होंने किया था। इन्होंने एक और कविता लिखी थी, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत। इन्होंने यह भी लिखा था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह किसकी रचना है। यहाँ पर रचना की पंक्तियां देकर जब पूछी जा रही हैं आपसे, तो यह भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति भी आपसे पूछी जा सकती है। बसंत इन्होंने लिखा था। और माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको पता होगा, पुष्प की अभिलाषा इन्होंने लिखा था। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह इनकी कविता थी, बहुत प्रसिद्ध रचना थी। पुष्प की अभिलाषा जो इन्होंने लिखी थी वह जो है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाते हो वीरण, यह इनकी कविता थी जो बहुत प्रसिद्ध थी। माखनलाल चतुर्वेदी इन्होंने यह कविता लिखी थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है। और सोहनलाल द्विवेदी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो आप अक्सर पढ़ते होंगे, आपके व्हाट्सएप फेसबुक मैसेजेस में ही आपको अक्सर मिल जाता होगा। यह जो है कविता, यह जो है बड़ा प्रेरित करने वाली कविता है। यह चूंकि बाल कवि भी थे, यह बाल कवि थे। सोहनलाल द्विवेदी जो है बाल कवि थे। यही इलाहाबाद के बगल में, या जो है यहीं के थे, आसपास के, इलाहाबाद के आसपास के थे, सुल्तानपुर के आसपास के इनका घर था। तो सोहनलाल द्विवेदी जो है बाल कवि थे। इनकी एक रचना आपको अक्सर जो है सुनने को मिलती होगी कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इनकी एक रचना थी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, गिरती 100 बार फिसलती है, फिर भी कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इनकी एक रचना थी बहुत प्रसिद्ध। कई बार इस रचना को, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है को, कई बार लोग बच्चन जी की रचना कहकर कंफ्यूज करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यह बच्चन जी की रचना नहीं है, यह जो है सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। तो हमने यहाँ पर और 3 प्रश्नों को यहाँ पर साहित्य के समझने का प्रयास किया। इन 3 प्रश्नों को और हमने हल किया। यहाँ पर ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वह समास का अर्थ। यहाँ पर समास का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि समास का क्या अर्थ है। दोस्तों, समास का अर्थ होता है किसी चीज को छोटा करना, संक्षेप करना। समास वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को छोटा कर दिया जाए। जैसे मैंने कह दिया राजगृह। राजगृह जो है राजा का गृह, यहाँ पर राजा का गृह को छोटा करके जब मैंने राजगृह कर दिया तो यहाँ पर वह समास हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? वह समास हो गया। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, किसी चीज को क्या करना? संक्षेप करना, समास कहलाता है। अच्छा, 36 में जो हमारा ऑप्शन सही है वह सुभद्रा कुमारी चौहान सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह लिखा था, रानी झांसी की रानी यहाँ पर कविता का शीर्षक था और इन्होंने लिखा था। और हमने देखा समास जो है वह संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है, संक्षेप करना, शब्दों को संक्षेप करना। अब जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपसे फिर एक स्टेप और आगे यहाँ पर बढ़ गया। यहाँ पर हुआ क्या, 2011 में तो सिर्फ आपसे व्याकरण पूछा गया, 2013 में आपसे व्याकरण के साथ साथ साहित्य भी पूछा गया। अब 2014 के प्रश्न पत्र में व्याकरण भी पूछा जा रहा है और साहित्य भी पूछा जा रहा है, साथ साथ आप शिक्षण भी पूछा जा रहा है। यहाँ पर शिक्षण का प्रश्न है, 38वां नंबर प्रश्न शिक्षण का प्रश्न है। लेकिन इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप समझ रहे होंगे किस प्रकार यहाँ पर प्रश्न बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर इनकी जो है इनमें किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है, आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में यह पूछ रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस हमारे क्या क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, यह हमारा पहला ऑप्शन है कि बच्चों को व्यस्त रखना। यह दूसरा ऑप्शन है। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, तीसरा ऑप्शन है। बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना, चौथा ऑप्शन है।
तो आपको पता है कि बच्चों की त्रुटियों को सूचीबद्ध कर देने से किसी प्रकार का हल नहीं निकलता है जब तक उसका निदान के बारे में ना सोचा जाए। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य यह कतई नहीं हो सकता कि उनकी सूची बनाई जाए। तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया। और बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना यह तो बहुत गलत बात है कि बच्चों को बांट देना अलग अलग हिस्सों में, यह तो गलत बात है भाई। बच्चों को बांट कर कैसे पढ़ाया जा सकता है? हाँ, तो इसका उद्देश्य कतई यह नहीं। उपचारात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक दो प्रकार के यहाँ पर शिक्षण होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चे अगर व्यस्त रहेंगे तो उनको एक्स्ट्रा काम करने के, अतिरिक्त कार्य करने के जो है समय कब प्राप्त होंगे, तो उनको अतिरिक्त समय भी तो चाहिए। बच्चों को ज़्यादा व्यस्त रखने से उनके मानसिक विकास में प्रभाव पड़ता है, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। बच्चों को जितना स्वच्छंद रखा जाए, जितना स्वतंत्र रखा जाए, उनके मस्तिष्क का विकास उतना ही होता है। तो बच्चों को व्यस्त रखना यह तो पूर्णतः गलत हो जाएगा। अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन ए बचता है। ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। यानी कि उपचारात्मक शिक्षा जो है, शिक्षण जो है, इसका उद्देश्य क्या होता है? भाषा प्रयोग की जो कठिनाइयां हैं उनको पहचाना जाए, क्या कठिनाइयां आ रही हैं, और उनका निदान किया जाए, उनका हल किया जाए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अब जो अगला प्रश्न है वह है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? भाषाई कौशल की बात की जा रही है। भाषाई कौशल क्या नहीं है इनमें से? सुनना, बिल्कुल सुनना तो भाषाई कौशल है, बोलना भी भाषाई कौशल है, लिखना भी भाषाई कौशल है, और साथ साथ पढ़ना भी भाषाई कौशल है। पढ़ना, आपसे कभी विकल्प में इस तरह पूछ लिया जाए, पढ़ना लिख दिया जाए, तो यहाँ पढ़ना भी क्या है? भाषाई कौशल है। लेकिन हंसना जो है, हंसना भाषाई कौशल नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर हंसना भाषाई कौशल नहीं है। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, हुआ क्या कि 14 सितंबर 1949 में, 14 सितंबर के दिन जब संविधान लागू हो रहा था, तो यहाँ पर 14 सितंबर को यहाँ पर इसके अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद जो है 343 के 1 में यहाँ पर जो है, ये भाग कौन सा था? भाग 17 है। यहाँ पर क्या है? 17वें जो है भाग में यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर हिंदी के बारे में बातें कही गई थी। अनुच्छेद 300, यह आपसे पूछा, अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद था? 343वां अनुच्छेद, 343 ए, 343 1 अनुच्छेद यहाँ पर, उसमें भाग 17 में यह है 343 अनुच्छेद। उसमें क्या कहा गया था कि हिंदी जो है वह राजभाषा होगी भारत की। हिंदी भारत की राजभाषा होगी, और देवनागरी जो है वह क्या होगा? जो है लिपि होगी, जो है राजभाषा की देवनागरी लिपि, जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है? वह अनुच्छेद 343 में बात की गई है, 343 1 में बात की गई है। भाग कौन सा है? 17वां भाग है। तो हमने यह समझ लिया। 2 अक्टूबर तो आपको पता है महात्मा गांधी का जन्मदिन है, गांधी जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। 26 जनवरी के बारे में आपको पता है, अगर आप भारतीय हैं तो 26 जनवरी को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यहाँ पर 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया था, अध्यापक दिवस। यहाँ पर अध्यापक दिवस मनाया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम यहाँ पर अध्यापक दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वह है काव्य शिक्षण का उद्देश्य। यहाँ पर फिर शिक्षण का एक प्रश्न आपसे पूछा गया। यहाँ पर शिक्षण के प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक ठाक प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। हमारे जो विकल्प हैं वह है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। भैया, भाषा में जो विराम चिन्ह हैं उनसे परिचित कराने के लिए तो व्याकरण पढ़ना चाहिए ना बच्चे को। व्याकरण में ही तो बताए जाएंगे विराम चिन्ह कहाँ लगे, पूर्ण विराम कहाँ लगे, किस प्रकार वाक्य की रचना हो, यह बाकी बातें कहाँ पर? व्याकरण। यहाँ पर विराम चिन्हों के बारे में परिचित कराने के लिए हमको और व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, बिल्कुल नहीं। काव्य व्याकरणिक जानकारियों के लिए नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल। संगीत कला में निपुण बनाने के लिए, भैया ये क्या बात हुई? संगीत कला में किसी को निपुण बनाना है तो काव्य क्यों पढ़ाएंगे उसको?
उसको तो संगीत पढ़ाएंगे ना। किसी को डांस में निपुण करना है, किसी को नृत्य सीखना है, तो संगीत काव्य थोड़े ना पढ़ेगा वो भाई, वो तो नृत्य पढ़ेगा, नृत्य के लिए क्लास करेगा ना वो, जिसको नृत्य करना है। तो एक्टिंग करने वाले को संगीत सिखाया जाए, ऐसा नहीं। तो काव्य का जो उद्देश्य है काव्य शिक्षण का, वह संगीत भी नहीं है। संगीत के लिए क्यों काव्य किया जाएगा? यहाँ पर रसानुभूति और आनंदानुभूति के लिए जो है काव्य शिक्षण जो है काव्य पढ़ाया जाना चाहिए। काव्य का जो क्या उद्देश्य है, रस की अनुभूति हो और आनंद की अनुभूति के लिए काव्य का एक ही उद्देश्य होता है। वो बात की बात है। अगर हम इसके स्थूल रूप को समझें तो हम क्या समझते हैं कि रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति के लिए काव्य जो है पढ़ते लिखते समझते हैं हम। बाकी सूक्ष्म रूप में हम देखें तो यह जो है काव्य जो है मानव को एक सही दिशा देने का प्रयास करता है। साहित्य मानव को सही दिशा देने का प्रयास करता है। मानव को मानव बनाने का कार्य कौन करता है? साहित्य करता है, उसमें काव्य करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही है? रसानुभूति और आनंदानुभूति के लिए जो है काव्य जो है, काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है? रसानुभूति और रसानुभूति और आनंदानुभूति। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अब जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का अर्थ होता है जो किसी की विशेषता बताता हो। अब यहाँ पर कौन किसकी विशेषता बता रहा है? अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनको हम समझ लेते हैं। राम जाता है, तो राम जाता है, इसमें कोई विशेषण तो है नहीं। राम संज्ञा है, जाना क्या है? क्रिया हो गया। यहाँ पर कोई विशेषण, राम जाता है में क्या विशेषता है भाई? इसमें किसी की विशेषता, राम की कोई विशेषता बताई नहीं जा रही है। फिर जाने की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही कि उछल के जा रहा है, कूद के जा रहा है, रेंग के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, कैसे जा रहा है ना। फिर राम के बारे में कुछ बताएगा, तो यहाँ पर विशेषता की तो बात हो नहीं रही है। सीता फल खाती है, सीता फल खाती, साधारण वाक्य, यहाँ पर कोई विशेषता की बात नहीं हुई है। सीता संज्ञा, फल जो है संज्ञा, और खाना क्या है? यहाँ पर क्रिया हो गया। यहाँ पर कैसे खाती यह नहीं बताया ना, कि कौन जो है काले रंग का फल खा रही है, यहाँ पर पका हुआ आम खा रही है। तो यहाँ पर ऐसी कोई विशेष बातें, किसी आम की फल की विशेषता नहीं बताई गई, ना सीता की विशेषता बताई, ना खाने की विशेषता बताई गई। तो यहाँ पर भी विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मेरी गाय काली है, अब गाय की विशेषता यहाँ पर बताई। गाय कैसी है? गाय काली है। यहाँ पर क्या हो रहा है? गाय की विशेषता बताई जा रही है। मेरी गाय जो है वह काली है, काले रंग की गाय की बात बताई जा रही है। तो विशेषण कहाँ पर है? ऑप्शन सी में यहाँ पर विशेषण है। ऑप्शन सी में क्या है? विशेषण है। यहाँ पर किसमें विशेषण है? ऑप्शन सी में यहाँ पर विशेषण शब्द का प्रयोग। काली जो है वह क्या है? विशेषण, गाय के लिए प्रयोग हुआ है। तो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वो नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या किया था? कक्षाभिनय मतलब कक्षा में जो हम अभिनय करते हैं। जैसे टीचर्स क्या करते हैं कक्षा में, जब कोई नाटक का पाठ होता है तो वहां पर अलग अलग बच्चों को, अलग अलग छात्रों को एक एक पात्र बनाकर उनसे अभिनय कराया जाता है। कक्षा में अभिनय कराया जाता है, जिसको कक्षाभिनय कहते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? कक्षाभिनय। यहाँ पर कक्षाभिनय में कौन सी संधि है? यहाँ पर दीर्घ संधि है। यहाँ पर कक्षाभिनय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कक्षा और अभिनय, यहाँ पर अ और अ शब्द जो है, कक्षा में बड़ा आ यानी दीर्घ आ और अभिनय में अ मिलकर क्या बनाए हैं? यहाँ पर बड़ा आ। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर यह भी दोहरा जा रहा है, संधि भी आपकी दोहरा गई। यहाँ पर कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। तो कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग जो है प्रयोग से क्या किया जाता है? शिक्षण एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। कक्षा में अभिनय कराने से नाटक का क्या बच्चों का, शिक्षक और बच्चों का समय बर्बाद होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं बच्चे, समय तो बर्बाद होगा नहीं उनके अभिनय करने से। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय में सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। यहाँ पर यह जो है हमारा ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर कोई विपरीत नहीं प्रभाव पड़ता। अगर ऐसा हो तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। या उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह भी जो है नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बी बचता है। बच्चे जब अभिनय करते हैं, अभिनय के माध्यम से सीखते हैं, तो वह जो है तेज प्रक्रिया में चीज़ों को सीख पाते हैं, तीव्र गति से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर जो शिक्षण के प्रश्न हैं वह बहुत टफ नहीं है।
CTT में भी यहाँ पर शिक्षण आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर बहुत टफ प्रश्न नहीं है ये, यहाँ पर आप आसानी से, अगर आपने शिक्षण नहीं भी पढ़ा है तो इन चीज़ों को आसानी से आप यहाँ पर हल कर ले जाएंगे। और जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सारे चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चीज़ों एक भी प्रश्न आपसे वहाँ पर परीक्षा में गलत नहीं होने वाला है। आप जल्द से जल्द जो है TET के बैच में एडमिशन लें। जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन खंगालें, वहाँ पर आपको लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे। आप प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से ऐप डाउनलोड करें। तो और आपको यह सेशन अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और भी किस किस तरह के जो है क्लासेस चाहिए और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो और कोई सुझाव हो तो वह भी आप यहाँ पर दें। अब जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। किस जो है शब्द में यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आपसे यह पूछा जा रहा है। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। वाहनारूढ़ मतलब क्या होता है? वाहन पर आरूढ़। क्या है? वाहन पर आरूढ़। तो यहां पर शब्द आ गया ना, पर में यह क्या होता है? अधिकरण कारक के लिए प्रयुक्त होता है, अधिकरण कारक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। गंगा का जल, यहां पर संबंध कारक, गंगा का जल यहां पर का है ना, तो गंगा यहां पर क्या हो गया? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने अगले, यहां पर 45वां प्रश्न है। क्या कह रहा है यह? किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा किस रस को कहते हैं? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रसों का राजा हम श्रृंगार रस को कहते हैं। किसको कहते हैं? श्रृंगार रस को हम रसों का राजा कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा? श्रृंगार रस। अब अगला प्रश्न है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का, रीतिकाल का, भक्तिकाल का या भारतेंदु काल का? किस काल का कवि माना जाता है घनानंद को? तो घनानंद जो थे वो रीतिकाल के कवि थे, रीतिकाल के। यहाँ पर रीति मुक्त काल के जो है यहाँ पर कवि थे। यह रीतिकाल में भी कौन से कवि थे? रीति मुक्त, यहाँ पर रीति मुक्त काल के कवि थे। यहाँ रीति मुक्त, तीन रीतिकाल 3 श्रेणियों में है ना, रीतिबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। यहाँ पर रीति मुक्त काल के जो है कवि थे। रीति सिद्ध में कौन है? बिहारी आते हैं रीति सिद्ध में। तो यह जो है रीतिकाल के कवि थे। कौन थे? घनानंद। अब अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो कुछ नहीं सोचना है आपको, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर भाई, आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है वह क्या है? शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अक्सर पूछा जाता है, या तो फेवरेट क्वेश्चन जैसे हो जाते हैं। वर्तनी शुद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं ये आपसे पूछे ही जाते हैं निश्चित तौर पे। और आशीर्वाद जैसे और भी 2-4 शब्द हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर जब TET के लिए पढ़ेंगे इसको, वहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आशीर्वाद जो है वर्तनी सही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? यहाँ पर पूछ रहा है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने, कर्म को, यहाँ पर कर्ता के लिए कौन सा कर्ता कारक के लिए क्या होता है? ने शब्द का प्रयोग होता है। कर्म के लिए क्या होता है? को शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यहाँ पर संप्रदान के लिए के लिए शब्द का प्रयोग होता है, संप्रदान के लिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग होगा। पर, यहाँ पर हो या में हो तो वह क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह अधिकरण कारक। यहाँ पर अच्छा, करण के लिए भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर से अगर है तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। हमने इन सबको समझ लिया। देखिए 4 प्रश्न आपके यहाँ पर भी इससे हल हो गए। अब हम अगला प्रश्न अपना देखते हैं। जो अगला प्रश्न है यहाँ पूछा जा रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो अब सबको पता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है वह अज्ञेय है, या अज्ञेय। यह जो है अज्ञेय उनको उपनाम मिल गया था, ऐसा ही अनायास मिल गया था। इन्होंने अपना नाम भी नहीं रखा था अज्ञेय, इनको अज्ञेय एक उपनाम तुक बस मिल गया था। इन्होंने यह अपना नाम ही रख लिया, उसके बाद से अज्ञेय अपना नाम रख लिया इन्होंने। अब जो है यहाँ पर हरिऔध जो है यह किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय।
अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो उपनाम है वह क्या है? हरिऔंध है। और निराला जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी के लिए क्या कौन सा उपनाम है? यहाँ पर निराला इनका उपनाम। और गुलेरी जो उपनाम है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है? चंद्रधर शर्मा के लिए। चंद्रधर शर्मा के लिए कौन सा उपनाम है? गुलेरी शब्द का, गुलेरी उपनाम का यहाँ पर उनके लिए प्रयोग किया जाता है। उनका नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा का उपनाम क्या था? गुलेरी था। अच्छा, अज्ञेय के बारे में हम जान लेते हैं। अज्ञेय को एक बार जो है, चूंकि यह थोड़े क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, यह करीब शायद 1975 आपातकाल का समय था या फिर कुछ ऐसे उसके आसपास का ही समय था, जब इनको जेल में डाल दिया गया था। इन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसको हंस पत्रिका में छपाना था। यह अपनी कहानी के नीचे, अपने लेख के नीचे इन्होंने नाम नहीं लिखा था अपना। और प्रेमचंद को जब वो रचना, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी थे। यह भी एक प्रश्न आपसे यहाँ पर बन गया। हंस पत्रिका के संपादक आपसे पूछा जा सकता है। तो हंस पत्रिका में वह रचना छपने के लिए जब गई तो वहाँ पर नाम नहीं था, लेकिन वह जो है रचना जो थी वो बहुत अच्छी थी। प्रेमचंद जी उससे काफ़ी प्रभावित हुए। जब रचनाकार का नाम नहीं मिला तो उन्होंने रचना को छापा और उसके नीचे अज्ञेय लिख दिया, मतलब अज्ञात कवि। यहाँ पर रचनाकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पर अज्ञेय लिख दिया इन्होंने। अब यह जब जेल से छूटे तो वहाँ पर गए, हंस पत्रिका के कार्यालय में इन्होंने पूछा मेरी रचना छपी, तो लोगों ने बताया कि वह रचना के बारे में बताएं। इन्होंने बताया तो उससे इनको यह पता चला कि यह रचना जो थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की थी, लेकिन वह अज्ञेय के नाम से छप गई। तो और वह काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई। उसके बाद से इन्होंने क्या किया? अज्ञेय अपना उपनाम ही रख लिया। अज्ञेय इनका उपनाम इस तरह से पड़ा था। इन्होंने अपना उपनाम नहीं, यह तुक्के से इनका एक उपनाम अज्ञेय हो गया था, जो काफ़ी जो है क्या था, यहाँ पर प्रसिद्ध हो गया। प्रगतिवादी कवि थे यह अज्ञेय जी। इन्होंने ही जो है तार सप्तक जो है लिखा था। अज्ञेय नहीं, तार सप्तक जो है लिखा था। यह भी आपसे पूछा 1943 में। यह जो है आपसे पूछा जा सकता है ये सारे प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है वह है बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी क्या लिखते थे? बिहारी जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बिहारी अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहारी के दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे बतरस लालच श्याम की मुरली धरी लुकाई, सौह करें बहुवन हंसें, दैन कहें नट जाई। यह जो है बिहारी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है। इसमें कृष्ण के बारे में बात की जा रही है। गोपियाँ उनके मुरली को छिपा देती हैं और उनके मांगने पर वह नहीं देती हैं। वह जो है मुकर जा रही हैं उनके मांगने पर, और वह जो है कसम खा रही हैं कि हमारे पास नहीं है। सौह करें भवन हंसें, और अपने भावों में ही वह हंस रही हैं। तो हो सकता है यही पंक्ति आपको देकर पूछ ली जाए किसकी पंक्तियाँ हैं, तो यह बिहारी की पंक्तियाँ, बिहारी का दोहा है। तो बिहारी अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। अब अगला जो प्रश्न है वह है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर पुनर्जन्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही। यह 2011 में भी आपसे पूछा गया था यही प्रश्न, 2013 में भी आपसे ये पूछा गया, और 2014 में भी हूबहू यही प्रश्न इसी विकल्प के साथ, यही चारों विकल्प के साथ आपसे फिर से पूछा गया यही प्रश्न। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से रिपीट होते हैं प्रश्न यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं आपसे, तो यह जो है पेट क्वेश्चन, एक बड़ा ही पसंदीदा प्रश्न कह सकते हैं यूपीटीईटी का है, कि यह जो है आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो पुनर्जन्म, यहाँ पर जो ऊपर संधि जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम विसर्ग संधि में इसको पढ़ेंगे कि जब ऊपर रेफ लगा होता है, यहाँ जो रा लगा होता है ऊपर, यहाँ पर संधि विच्छेद करते समय यह रेफ विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म सही हो जाएगा। हम संधि में इसको डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। अब जो अगला प्रश्न है वह है शोक किस शब्द रस का स्थायी भाव है? यहाँ पर शोक के बारे में पूछा रहा है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो शोक है वह करुण रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर शोक जो है वह करुण रस का स्थायी भाव होता है। जो हास्य है इसका स्थायी भाव हास होता है, हास, हास। और वीर का क्या होता है? उत्साह।
यहाँ पे आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब शोक के बारे में पूछ लिया गया तो हास्य के बारे में, वीर के बारे में, इन सब के बारे में। और शांत के लिए क्या है? निर्वेद। निर्वेद। शांत रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? निर्वेद है। और आपसे पूछा जाए श्रृंगार के बारे में, तो श्रृंगार का क्या है? रति। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। रौद्र के बारे में पूछे तो क्या है? क्रोध। क्रोध। तो यह सारी चीजें जो महत्वपूर्ण थे वो हमने यहां पर देख लिए। तो स्थायी भाव क्या होता है कि जिस रस को पढ़ने के बाद जो एक भाव आपके मन में उठता है, जो एक स्थायी भाव आपके मन में उठता है, वही जो है स्थायी भाव कहलाता है। जैसे यहाँ पर जब आप करुण रस को पढ़ते हैं तो शोक की बातें आपके मन में, शोक की बातें उठती हैं, जो करुण जो है शोकाकुल हो जाता है आपका मन, तो स्थायी भाव क्या हो गया? शोक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर शोक जो है स्थायी भाव हो गया करुण रस का। अब जो अगला प्रश्न है, हम जब पढ़ेंगे रस तो इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके स्तर से थोड़ा ऊपर ही हम पढ़ेंगे कि क्या पता अगर ज़्यादा डिटेल में इन्होंने प्रश्न बनाया, यहाँ पे थोड़ा और सूक्ष्म होकर प्रश्न बनाया तो अभी हमसे छूटे ना। तो यह चीज़ें हम वहाँ पर भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वह है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर लिखा है? तो सूरदास के बारे में कुछ नहीं सोचना आपको। सूरदास ने ब्रज भाषा में ही लिखा। जो कुछ भी लिखा सूरदास ने वह जो है ब्रज भाषा में लिखा। सूरसागर, जो है साहित्य लहरी, ये सारी रचनाएं जो हैं, सूर सारावली, ये सारी रचनाएं जो इन्होंने लिखी वह किस में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी। सूरसागर, जो साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये सारी रचनाएं, इनकी जो 3 रचनाएं हैं वह तीनों के तीनों जो हैं ब्रज भाषा में। जितनी भी रचना सूरसागर के बारे में, सूरदास के बारे में मिले, वह सारी की सारी ब्रज भाषा में ही लिखी। इन्होंने ब्रज भाषा में ही रचनाएं करी। अवधि में किसने करी हैं? अवधि में तुलसीदास जी ने करी हैं रचनाएं। तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में करी हैं। राजस्थानी भाषा में यहाँ पर जो है रासो साहित्य वगैरह लिखे गए। रासो साहित्य वगैरह लिखे गए हैं, डिंगल और पिंगल में लिखे गए। तो बेसिकली जो डिंगल पिंगल की बात आ गई है तो हम डिंगल पिंगल के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। जो डिंगल भाषा थी वह अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण से बनी थी। अपभ्रंश हिंदी के पूर्व जो था अपभ्रंश ही था ना, संस्कृत पाली प्रकृति अपभ्रंश, फिर हिंदी बनी। हम इस वजह से अपभ्रंश और राजस्थानी का जो मिश्रण हुआ, राजस्थानी का मिश्रण वह क्या कहलाया? डिंगल कहलाया। डिंगल। और जो पिंगल थी, यह खासकर राजस्थानी साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है, डिंगल और पिंगल का। इस वजह से यह भी बता दिया जाए, रासो साहित्य में इसका प्रयोग हुआ। जो पिंगल था यह ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण था। ब्रज और राजस्थानी के मिश्रण से क्या बनता है? पिंगल बनता है। और डिंगल जो है अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण से बनता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह भी आपसे यहाँ से हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, सूरसागर जो है, सूरदास ने जो सूरसागर लिखा है वह किस में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। हमारा ऑप्शन बी सही है। सूरदास ने सारी रचनाएं अपनी ब्रज भाषा में ही लिखी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर पूछा जाए दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको पता है कि जो सोरठा होता है, सोरठा, इसमें 11 और फिर 13 मात्रा होती है। फिर यहाँ पर 11 और 13, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर 13-13 मात्राएं होती हैं। लेकिन दोहा जो होता है उसमें पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में फिर 13 और चौथे चरण में फिर 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से यहाँ पर मात्राएं लगती हैं। तो यहाँ पर दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो दोहा में कितनी मात्राएं? 13 और 11, यह कितना हो गया? 13 और 11 24 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? 24 हो जाता है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं। दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? एक पंक्ति में 24 मात्राएं। 13 और 11। सोरठा में भी अगर ऐसे पूछे तो सोरठा में भी होंगी 11 + 13, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 24 मात्राएं हो जाएंगी।
अब जो अगला प्रश्न है वह है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। इस शब्द समूह के लिए शब्द क्या होगा? जो अच्छे कुल में जन्म उत्पन्न हुआ हो, जो पैदा हुआ हो, उसके लिए जो एक शब्द है, क्या वो समृद्ध होगा? बिल्कुल नहीं। समृद्ध मतलब होता है जो धनी हो, मतलब जो संपन्न हो सारी चीजों से, उसको क्या बोलते हैं? समृद्ध बोलते हैं। धनी बिल्कुल नहीं होगा। कृपण बिल्कुल नहीं होगा। कृपण मतलब होता है कंजूस, कंजूस, तो यह बिल्कुल नहीं होगा। और अच्छे कुल में पैदा होने वाले को हम क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। यहां पर कुलीन शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है वह है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। दात्री, दात्री हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लिखा हुआ लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिर रहा है, इसका मतलब लड़के का संबंध पेड़ से टूट रहा है, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। और जब अलग होने की बात की जाएगी तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है वह है कि पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। क्या पापी किसी संख्या का बोध कराता है? पापी कह देने से कितनी नंबर्स, कितने संख्याओं के बारे में आपको पता चलता है? एक भी नहीं, इसलिए संख्या तो हो ही नहीं सकता। सर्वनाम वाचक। पापी कह देने से क्या सर्वनाम की बातें आपको समझ में आती हैं? सर्वनाम का बोध आपको होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब जो यहां पर लिखा परिणामवाचक, परिणाम का भी बोध नहीं होता है यहां पर पापी कह देने से। गुणवाचक, पापी क्या है? गुण है किसी व्यक्ति का। पुण्यात्मा, पापी, यह क्या है? गुण है ना किसी व्यक्ति के। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहां पर। अब जो अगला प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? इसमें आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें उपमा दी जा रही है ना, कमल कांति सी जो है, कल कांति सी क्या है? नीरद कल कांति जो है, सजल नीरद सी कल कांति है उनकी। वह कांति कैसी है? नीरद की तरह, कमल की तरह उनकी कांति है। किसकी? श्याम शरीर की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कृष्ण की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर उनका सुंदर श्याम रंग का शरीर जो है किसकी तरह है? यहाँ पर नीरद के जो है उसकी तरह, नीरद की तरह, यहाँ पर कमल की तरह पर उनकी कांति है, उनके शरीर की कांति है। उनके श्यामल शरीर की कांति किस तरह से है? नीरद की तरह, यानी कमल की तरह से है। तो कमल से उपमा की जा रही है ना, उनके शरीर की, उनके बदन की उपमा, उनके शरीर की उपमा कमल से की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, वह है क्या कि बीजक किसकी रचना है? सुप्रसिद्ध रचना है, आपको पता ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। बीजक जो है वो कबीरदास की रचना है। कबीरदास की रचना है बीजक। बीजक में साखी, सबद और रमैनी, तीन भाग में यह साखी का जो तात्पर्य है वह साखी से क्या? साक्षी से है, जो देखा वो लिख दिया। साखी, सबद और रमैनी क्या है? रमैनी। यह जो है इसके तीन भाग हैं बीजक के। तो कबीरदास ने लिखी है, ये आपको पता लगा। सूरदास ने क्या लिखी है? सूर सागर, सूर सारावली और जो इन्होंने साहित्य लहरी, यह तीन रचनाएं इनकी हो गई। किसकी हो गई? सूरदास जी की हो गई। तुलसीदास जी के बारे में आपको पता है, रामचरितमानस तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, विश्व प्रसिद्ध रचना है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछू, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जो है हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा वगैरह तुलसीदास जी ने ही लिखी हैं, ये आपको पता ही होगा। तो यह सारी चीज़ें किसने लिखी हैं? हनुमान। विनय पत्रिका, यह तुलसीदास जी की रचना हो गई। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। ये सारे आपको पूछे। पद्मावत ये आपसे पूछा जा सकता है, ये सारे। तो आप यहाँ पर इन सारे जो है प्रश्नों का हल भी यहाँ पर आपने कर लिया।
यह था हमारा 2014 के प्रश्न का 2014 के टीईटी के हिंदी के प्रश्न पत्र का पूर्ण विश्लेषण। यहाँ पर आपने देख लिया कि किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार प्रश्न यहाँ पर बदले जा रहे हैं, मतलब इनके ट्रेंड बदले जा रहे हैं। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न पत्र होगा वह इसके आगे का होगा, उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार यहाँ पर बदले जा रहे हैं, ट्रेंड किस प्रकार बदल रहा है यह समझेंगे हम। यहाँ पर साहित्य के साथ साथ यहाँ पर आपसे शिक्षण के भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इस बार के प्रश्न पत्र में। तो ऐसा नहीं, हर बार नहीं पूछे गए, इसके बाद थोड़ा कम पूछे गए हैं, लेकिन जो है यहाँ पर 2014 में खासा प्रश्न आपके यहाँ पर शिक्षण से भी संबंधित थे। तो ये जो है ट्रेंड में इस तरह परिवर्तन हो रहा है। आपको किस तरह से पढ़ना है वो सारी चीज़ें कवर करके पढ़नी है। शिक्षण भी पढ़ना है, व्याकरण भी पढ़ना है, हिंदी का साहित्य भी पढ़ना है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करते चलनी है। यहाँ पर आपसे यही जो है यहाँ पर समझ में आता है। तो मेहनत से पढ़िए, लगे रहिए और अपनी सफलता को हासिल करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।